नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। कार्यकारिणी की बैठक अहम क्यों है और बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कोई चौंकाने वाले फैसले भी सामने आ सकते हैं? पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के मायने को समझिए। मॉनसून सत्र के खत्म होते ही शुक्रवार की देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। संगठन की मजबूती, कई राज्यों में चुनावी रणनीतियों पर मंथन के साथ साथ इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कल 11 बजे दिन में पहले पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसके बाद 3 बजे के आसपास जो पार्टी के सभी सांसद हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री सहित सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं पटना एयरपोर्ट से। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कल महत्वपूर्ण फैसला होना है और जो बातें सामने आ रही है कि ललन सिंह या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम की चर्चा है कि इन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय इस्पात मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, सभी सांसद, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होंगे। सियासी फिजाओं में ये बात तय रही है कि जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, इस मुद्दे पर कोई भी ठोस जवाब नहीं दे रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशू पर वहाँ विमर्श होगा, ऐसा पहले से कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा के तौर पे जो आधिकारिक रूप से कहा गया है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। पार्टी की सदस्यता के माध्यम से संगठन को विस्तार देना है। इन विषयों पर निर्धारित एजेंडा के माध्यम से वहाँ चर्चा होगी। और भी कोई विषय आ सकता है, लेकिन कौन सा विषय और आएगा यह निर्धारित नहीं। खुद इंडिकेट किया था कि पार्टी में अगर पार्टी कहेगी मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। इस पर तो मैंने स्पष्ट कहा है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेते हैं, संगठन पूरे मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में पार्टी के सभी नेता काम कर रहे हैं। जो फैसला लेंगे हम सब उनके साथ हैं। सियासी फिजाओं में ये बात तय रही है कि जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल सकता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर पूरे सियासत की नजरें टिकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा अपने फैसले से चौंकाया है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि वे खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे। जब उनसे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ मीटिंग के बाद पता चल जाएगा। वक्त में आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और इनसे बात करते हैं। सर, आप दिल्ली पहुंचे, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ कहेंगे? अभी कुछ कहना आवश्यक नहीं है। कल हम लोगों की पार्टी की मीटिंग है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसी के लिए हम आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर फैसला होगा क्या? और सब कल मीटिंग के बाद आप लोग खुद जानिएगा। जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण बैठक के लिए यहाँ नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उनका काफिला जो है यहाँ पे पहुंचा है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रवाना होने के बाद यहाँ से सीधे बैठक में जाएंगे और उसके बाद वहाँ तमाम उन मसलों पे बातचीत होगी। जिस तरह से जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस तरह से कौन बनेगा जेडीयू का अगला अध्यक्ष, इस मामले पर भी बाकायदा चर्चा होगी। कई मसलों पर बाकायदा चर्चा होना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अपने कार में बैठ चुके हैं और इस वक्त में 8:35 हुआ है और अब मुख्यमंत्री का काफिला अब यहां से प्रस्थान करेगा। और जिस तरह से देखा जाए कि जेडीयू के जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो पहले ही दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से इन मसलों पर तमाम बातचीत होना है, जिस तरह से इन मसलों पर चर्चाएं होनी है और बिहार से काफ़ी जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि
कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में आज काफ़ी देर रात तक इस मामले में बैठक होगी, उसके बाद इस मामले पर कल सुबह तक फैसला हो सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। आप अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सब कुछ पता चल जाएगा और कल जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावना है। संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, कई राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी फैसला हो सकता है और इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह ने इशारा किया था और कहा था कि वक्त आने पर वो पार्टी का पद भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कल बड़ा फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार ने कई बार बड़ा फैसला लेकर सबको चौंकाया है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात जातीय जनगणना की। नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं। 2 बार बिहार विधानमंडल में जनगणना को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया है और इसी को हथियार बनाते हुए विपक्षी नेताओं ने आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं को क्या भरोसा दिलाया, देखिए ये रिपोर्ट। दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस के अजीत शर्मा और लेफ्ट के विधायक सहित कई नेता पहुंचे। बातचीत का मुद्दा था जातिगत जनगणना, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के सामने अपनी बातें रखी। ये बातचीत मुख्यमंत्री के चैम्बर में हुई। सीएम से मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई, बाहर आकर तेजस्वी यादव ने साझा किया। इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। दरअसल बिहार विधानमंडल में 2 बार 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और इसे केंद्र सरकार को भेजा भी जा चुका है। जेडीयू खुद जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है, लिहाजा विपक्ष ने सियासी दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली से लौटने के बाद 2 अगस्त को वो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस पर विचार करने का फिर से आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना नहीं होगी, जबकि बिहार के तमाम दल इसके पक्ष में हैं। ये मांग करते हैं कि कुछ गरीबी का तय हो, गरीबों का संख्या तय हो, इस पे कुछ व्हाइट पेपर निकले कि जातीय जनगणना जैसे फिजूल, मैं मानता हूं कि फिजूल खर्ची, सरकार का खर्चा भी फिजूल है और कोई उससे कुछ आने वाला निकलने वाला नहीं है। पता चलना चाहिए कि किस जाति की क्या आबादी है, तो इस प्रकार की जो मांग उठ रही है इस पर भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, भारत सरकार को जनगणना कराना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं और सदन ने 2 बार इसको पास कर दिया था बहुमत से। ये तो केंद्र के सरकार जो है वो कह रही है कि इसको नहीं करना है। अन्य चीजों की गिनती होती है, गाय, भैंस, बकरी, सांप, अन्य चीजों के तो इंसान है, इसकी जाति गणना होनी चाहिए, ये तो पता चलना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी। दरअसल बीजेपी को छोड़ तमाम दल जातीय जनगणना के पक्ष में, वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी को छोड़कर सभी दबी जुबान से बातें कर रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और आज इसी को लेकर विपक्ष ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की और सीएम नीतीश ने विपक्ष को भी भरोसा दिलाया कि वो पत्र लिखेंगे। विपक्ष इसी बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है। विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। केंद्र सरकार को भी भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। 10 मार्च को राज्यसभा में भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये कह चुके हैं कि आजादी के बाद एक नीति के तौर पर सरकार ने तय किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जनगणना को जाति आधारित नहीं रखा जाएगा। माना जाता है कि जातिगत जनगणना हुई तो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की जनसंख्या और अगली जातियों की जनसंख्या का बिल्कुल सही आंकड़े सामने आएंगे और इसी जातिगत सियासत को बल मिलेगा। जब तक विकास की बात है तो आर्थिक आधार पर हो सकता है। भारत में आजादी से पहले 1941 में जाति गिनी गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया जा सका था। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि सीएम नीतीश भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और उन्होंने बताया कि वो 2 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन इस पूरे सत्र में जातिगत जनगणना समेत जो अन्य मुद्दे छाए रहे, उनमें से एक था बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, जिसके खिलाफ बीजेपी और जेडीयू ने आवाज उठाई, जबकि कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूरी रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जमाई पैठ। मॉनसून सत्र में गूंजा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। अब जो हालात है कि अररिया जिला सहित सीमांचल के सभी जिलों में खास करके सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे और गैर मजरूआ आम और खास जमीन पर इन लोग खास करके इसको टारगेट बनाए हुए और उस जगह पर ये अपना अवैध निर्माण कर कब्जा करके अपना घर को बना रहे हैं। गुरुवार को बीजेपी ने सीमांचल इलाकों में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था और इस मामले पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी ही नहीं बल्कि सीमांचल में घुसपैठ को जेडीयू भी बड़ी समस्या मानती है, जबकि कांग्रेस घुसपैठ के पीछे सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और घुसपैठिया, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी, मैं तो कहता हूं कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं, रोहिंग्या भी आ गए हैं। हम तो अपने एक जनसंख्या के बोझ से दबे हुए हैं और फिर दूसरे जनसंख्या का बोझ उठाना ये कहाँ तक उचित है। इसलिए इसको वोट के चश्मे से न देकर समग्र राष्ट्र और राज्य के विकास के दृष्टि से देखकर इस पर अविलंब रोक लगे। देखिए, डेफिनेटली अगर ऐसा घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो होना एकदम जरूरी है। मैं तो शुरू से इस पक्ष में हूं कि भाई हमारे देश की आबादी वैसे ही ज्यादा है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि घुसपैठी वो भी बांग्लादेश से हमारे तरफ आए, तो हम तो इसका खुद के विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार भी नहीं चाहती है। किसी भी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है जो यहाँ का नागरिक नहीं है, लेकिन इसकी देखरेख तो करना है सरकार को और इस पे सरकारें बनते भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चुस्त दुरुस्त रहे, जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो चुस्त दुरुस्त रहे, तो कहीं न कहीं ओवरऑल इस पे नजर डालने की आवश्यकता है। दरअसल सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल के इलाके में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिसका सीमित संसाधनों पर असर पड़ रहा है, जो बिहार के विकास में बाधक है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। दरअसल सीमांचल में 4 जिले आते हैं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया सीमांचल के जिले हैं और ये चारों जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। पिछले दिनों पूर्णिया में महादलितों पर हमला हुआ था और हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर बोझ बढ़ रहा है और जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर भी असर पड़ता है। कुल मिलाकर यूं कहें कि घुसपैठ ये बिहार के विकास में बाधक है। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ चल रहे जंग में पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई, जिससे आम लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया। इसी के बदौलत बनकटवा देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर रोल मॉडल बन गया है। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने जब 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा तो उसे भी यकीन नहीं था कि बनकटवा प्रखंड का प्रदर्शन इतना शानदार होगा। लेकिन लक्ष्य को हासिल कर बनकटवा ने सबको चौंका दिया। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में बनकटवा प्रखंड ने देश में सबसे पहले 100% के लक्ष्य को हासिल किया। बनकटवा के बीजवनी दक्षिणी पंचायत के सभी 13 गांवों ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया। बीजवनी दक्षिणी पंचायत के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय के निवासियों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लोगों का हौसला देखकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भी हौसले बुलंद हो गए। सबको ऐसा लगा कि जब एक पंचायत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो पूरा बनकटवा प्रखंड क्यों नहीं। बुलंद हौसलों की बदौलत अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर लक्ष्य को पाने का निर्णय लिया और महज कुछ ही दिनों में बनकटवा प्रखंड के सभी 10 पंचायतों ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस दौरान बनकटवा प्रखंड के सभी दलों और समुदायों के प्रमुख लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सब लोग बैठकर मीटिंग की और मीटिंग में वही हम लोग एक नारा निकाले कि पहले टीकाकरण फिर काम। अब इस तहत हम लोग प्लानिंग करके इस तहत हम लोग पूरे पंचायत को 100% टीकाकरण से टीकाकरण पूरा किया। दिन रात मेहनत करके ऐसा उपलब्धि पाए हैं जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बधाई दिए हैं बनकटवा वासी को। बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने में बीजवनी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों ने रास्ता दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और WHO के अधिकारियों और कर्मियों ने संयुक्त मुहिम चलाकर बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके साथ ही अगर बनकटवा पंचायत पूरे देश और दुनिया के लिए रोल मॉडल है तो बनकटवा के लिए बीजवनी दक्षिणी पंचायत रोल मॉडल बना। प्लान बना 9 पंचायत का और 9 पंचायत के माइक्रो प्लानिंग के तहत पूरी टीम को लगाया गया और टीम को लगाने के साथ करो और मरो की बात आ गई थी कि किसी भी सूरत में 8 बजे रात या 9 बजे रात हमको 100% वैक्सीनेटेड करना है तो करना है। से हम लोग एक सघन बैठक किए और इसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं चाहे किसी विभाग से हो, सबके सहयोग से फिर उसी प्रोजेक्ट को, उसी पायलट प्रोजेक्ट को जो हमने बीजवनी दक्षिणी में करवाया था उसी को आगे बढ़ाए। अब इस खबर को समझिए। बनकटवा ने सफलता की राह दिखाई है कि 100% टीकाकरण संभव है और बनकटवा प्रखंड ने साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। प्लानिंग के साथ साथ लागू करना जरूरी होता है। प्लानिंग के जरिए किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। माइक्रो प्लानिंग की वजह से 100% वैक्सीनेशन संभव हो पाया। लोगों ने पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया और WHO ने भी बनकटवा की प्रशंसा कर दी है। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और अब तक महज 31% लोगों का पहले डोज मिल चुका है। केवल 5.7% को दूसरा शॉट लगाया गया है। ऐसे में बनकटवा को दूसरे प्रखंडों को भी अनुसरण करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।